प्रतिदिन की तरह ही इच्छापुर गांव में सब चाय की दुकान पर मौजूद हैं। सुखुदा, आज इतनी देर हो गई, शंभुदा अभी तक नहीं आया, क्यों? ठीक कह रहा है, शंभुदा तो इतनी देर नहीं करता। कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई? क्या पता, आदमी अकेला अकेला रहता है, चिंता होती है। शंभुदा के बिना हमारी शाम की बैठकी एकदम फीकी लगती है। आदमी इतना अच्छा सबके साथ घुल मिल जाता है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और क्या, बस इतना ही। शंभुदा की जिंदगी में जो घटनाएं हुई हैं, जितनी रहस्यमयी उतनी ही दिल को छू जाने वाली। यहाँ बैठने से अच्छा है चल एक बार शंभुदा के घर से होकर आते हैं। वही तो अच्छा रहेगा। इंसान ने हमारे दिल में ऐसी जगह बना ली है कि एक दिन ना देखें तो अजीब लगता है। राजेश और बिजेन दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी चाय वाला केसरी बोल पड़ा। तुम लोग शंभुदा के घर से ही घूमाओ और ये लो साथ में चाय ले जाओ। शाम के वक्त अदरक तेज पत्ते की चाय पीना उनकी आदत है। हाँ, सही कह रहे। तुम्हारे हाथ की चाय पिए बिना शंभुदा की शाम नहीं होती। राजेश और बिजेन अदरक और तेज पत्ते की चाय लेकर शंभुदा के घर की ओर निकल पड़े। करीब 10 मिनट चलकर जब शंभुदा के घर पहुंचे, देखा कि वहां अंधेरा है। शंभुदा का घर तो अंधेरे में है। शाम के वक्त लालटेन तक नहीं जलाया। ओह शंभुदा, दरवाजा खोलो। 2-3 बार पुकारने के बाद शंभू ने दरवाजा खोला। शंभुदा, आज चाय की दुकान पर नहीं गए क्यों? तुम चाय की दुकान पर न जाओ, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। बिजेन, राजेश, तुम लोग आओ आओ, अंदर आओ। शंभू बिजेन और राजेश को घर के अंदर ले जाता है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना शंभुदा? शाम हो गई और तुमने अब तक लालटेन तक नहीं जलाया। तुम्हारा चेहरा इतना सूखा सूखा क्यों लग रहा है? क्या हुआ बताओ तो। लालटेन जलाकर शंभू राजेश और बिजेन के सामने आकर बैठता है। बिजेन झटपट दुकान से लाया हुआ चाय शंभुदा को देता है। सच में तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। एक दिन नहीं गया तो चाय लेकर ही चले आए। शंभुदा, क्या तुम भी इस इच्छापुर गांव के लोगों को कम प्यार करते हो? किसी को जरा सी भी परेशानी हो सबसे पहले तुम ही तो पहुंचते हो। शंभू बस मुस्कुराता है, कोई जवाब नहीं देता, जैसे किसी बात को लेकर सोच में है। राजेश और बिजेन से बात तो कर रहा है, लेकिन मन कहीं और है। ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो बताओ तो। शंभू और कुछ समय चुप रहने के बाद कहता है, असल में आज सुबह से ही मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो तो तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा है। क्या हुआ, खुलकर बताओ ना, तभी तो हम समझ पाएंगे। हाँ बताता हूँ। असल में तुम्हें तो बताया ही था कि मेरा बड़ा दादा निशिगंज में रहता है। हाँ, 3 साल पहले तो मुझे और बिजेन को वहाँ लेकर भी गए थे। कुछ दिन वहाँ बहुत अच्छा बीता था। बहुत अच्छे इंसान है, ठीक तुम्हारी तरह। क्यों, उन्हें कोई तकलीफ हुई है क्या? कुछ दिनों से उसे चिट्ठी लिख रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। आज अचानक एक चिट्ठी मिली। क्या लिखा है उन्होंने? बस इतना ही लिखा है कि बहुत जल्दी वहां जाकर मिल लूं, बहुत जरूरी है। शंभुदा, इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? असल में वो बहुत अंदर का आदमी है। अपनी कोई तकलीफ आसानी से किसी से कहता नहीं। भाभी के गुजर जाने के बाद अपने मृत बेटे की याद को थामे वहीं रह गया। कितनी बार कहा था मेरे पास आकर रहे, लेकिन नहीं आया। इंसान ही ऐसा है, और अचानक ऐसी चिट्ठी लिखी है, इसलिए चिंता हो रही है। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो शंभुदा, इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। शायद तुम्हें देखने का मन कर रहा हो बस। शोमू, राजेश और बिजेन की बातों से भी जैसे वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रहा था। अच्छा शंभुदा, चलो ना कल ही मैं, राजेश और तुम तीनों ही मिलकर निशिगंज चलते हैं। बिजेन ने एकदम ठीक कहा, यही बेहतर रहेगा। चलो, तुम्हें तुम्हारे दादा से मिलवा भी देंगे, दोनों का मन भी अच्छा हो जाएगा, और वहां कुछ दिन बिताने से सभी का मन भी अच्छा हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था, वहां कुछ दिन रहकर लौटे तो मेरा और उसका दोनों का ही मन अच्छा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा काम? अब हमारे पास ऐसा कौन सा बड़ा काम है? धान काटने का काम भी खत्म हो गया है, और अगर कुछ होता भी तो भी तुम्हारे साथ जरूर जाते। जब कोई परेशानी में होता है तो तुम भी तो अपना सारा काम छोड़कर दौड़े चले आते हो।
पिछली साल जब मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हुई थी, तब तुमने कितना जरूरी काम छोड़कर उसे लेकर कोलकाता गए थे अच्छे इलाज के लिए। तुमसे कितनी बार कहा है, उस बात को बार बार मत दोहराओ। तुम सबके साथ खड़े रहते हो, ये ना कहूं तो इंसानियत ही नहीं रहेगी। शोमू और कुछ कहने ही वाला था कि राजेश और विजयन उसे रोक कर बोले, अब और कुछ नहीं सुनेंगे। हम कल ही वहां जा रहे हैं और तुम्हारे दादा के हाथ की बनी कातला मछली की कालियां फिर से खाने को मिलेगी। अभी तक उसका स्वाद मुंह में है। शोमू के चेहरे से अब जैसे चिंता की रेखाएं हटकर मुस्कान की धूप निकल आई। मैं तो तुम दोनों से हार गया, सच में। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो तुम जैसे लोगों से मेरा परिचय हुआ। दादा से भी यही कहता हूँ, एक बार इच्छापुर आकर रहो, फिर मौत के पहले कोई यहाँ से जाना नहीं चाहेगा। नहीं शंभूदा, अब कोई दुख की बात नहीं होगी, सिर्फ खुशी की बातें होंगी। अब देखो ना, तुम्हारे दादा को भी यहाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ दिन सबके साथ रहेंगे तो उनका मन भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, देखो तो सही, कर पाते हो या नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि वो यहाँ आकर हमारे साथ इच्छापुर में रहे। जरूर कोशिश करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही शंभू, राजेश और विजेन निशिगंज की ओर रवाना हो गए। शंभू के मन में बहुत खुशी, आखिरकार दादा से मुलाकात जो होगी। दादा के पसंदीदा रसगुल्ले और साथ में धोती पंजाबी भी साथ ले लिया। राजेश और विजेन बस अपने शंभूदा को ही देखते जा रहे थे। जहां आजकल कम उम्र के सगे भाइयों के बीच भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं होता, वहां इतनी उम्र हो जाने के बाद भी शंभूदा और उनके दादा, जो एक ही माँ के बेटे भी नहीं, उनके बीच इतना गहरा रिश्ता, वो देखने जैसा। सियालदा स्टेशन से गेदे लोकल पकड़कर निशिगंज की ओर रवाना हुए। दोपहर के बाद से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। ट्रेन की खिड़की से खेत, छोटे छोटे गांव, पोखर, ये सब जैसे और भी सुंदर लगने लगे थे। इसी बीच ट्रेन लगभग 1 घंटे तक एक जगह खड़ी रही। जब तीनों निशिगंज स्टेशन पर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। ट्रेन तीनों को उतारकर अंधेरे क्षितिज में पल भर में विलीन हो गई। ट्रेन अगर बीच रास्ते में नहीं रुकी होती तो हम बहुत पहले पहुंच जाते। लगता है हमारे तीनों के अलावा कोई और निशिगंज में नहीं उतरा। जैसी बारिश हुई है, लगता है कोई घर से निकला ही नहीं। चलो स्टेशन के बाहर जाकर देखते हैं, शायद रिक्शा मिल जाए। तीनों स्टेशन के बाहर आकर देखते हैं। रिक्शा तो छोड़ो, एक भी इंसान तक नहीं है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज तो पैदल ही दादा के घर जाना होगा। अब चलो पैदल ही चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। मेरे लिए तुम लोगों को तकलीफ हो रही है। इतनी दूर आए, ऊपर से अब पैदल भी चलना पड़ रहा है। क्या कह रहे हो? इसमें भला तकलीफ की क्या बात है? सारा दिन खेत में धूप बारिश में काम करना एक बात है, और ये तो घूमने आए हैं, ये तो आनंद है। तीनों स्टेशन से पैदल ही चल पड़े। शंभू टॉर्च हाथ में लेकर थोड़ा आगे आगे और राजेश और विजेन पीछे पीछे। देखो, रास्ते में कई जगहों पर पानी जमा हो गया है। कीचड़ और पानी से बचते हुए तीनों आगे बढ़ते रहे। कहीं दूर से मेंढकों की टर्राहट और जंगल की ओर से सियारों की हुक्का हुआ की आवाजें आ रही थीं। तीनों थोड़ा और आगे बढ़े, तभी उन्हें लगा जैसे अंधेरे में कोई उनके पीछे आ रहा है। जमे हुए पानी में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। शंभूदा, क्या कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन स्टेशन से तो किसी को हमारे साथ आते हुए नहीं देखा। मैं 2 बार पीछे मुड़कर देख भी चुका, अंधेरे में कोई भी नहीं दिखा। रुको, टॉर्च को पीछे फेंक कर देखता हूँ, नहीं तो कहूंगा हमारे साथ ही रहो, तो कीचड़
कीचड़ वाले पानी में पाँव नहीं पड़ेगा। ये कहकर शोम्बू पीछे की ओर टॉर्च की रोशनी डालता है, लेकिन हैरान होकर देखता है वहां कोई नहीं है। तीनों ही काफी हैरान हुए। लगता है जो भी था किसी और रास्ते पर चला गया। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। ये सोचकर तीनों फिर से चलना शुरू करते हैं। कुछ ही दूर चलते ही फिर वही आवाज, किसी के पानी में पांव रखने की। और इस बार तो ऐसा भी लग रहा था कि जो भी आ रहा है वो तीनों के बिल्कुल पीछे ही है। एक बार तो बिजेन को किसी की ठंडी सांस तक महसूस हुई। रास्ते पर चलते चलते तीनों ये भी नोटिस करते हैं कि निशिगंज के हर एक घर अंधेरे में डूबे हुए हैं, जैसे वहां कोई है ही नहीं। ये क्या, सब इतने जल्दी सो गए क्या? मैं भी यही देखकर हैरान हूँ। जल्दी जल्दी पैर चलाओ, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। तीनों ने साफ साफ सुना अंधेरे में डूबे घरों के भीतर से हंसी की आवाज, कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो जैसे। तेजी से कदम बढ़ाते हुए तीनों पहुंचे शोम्बू के दादा के घर। दादा के घर के पास आकर देखते हैं वही हाल, घर अंधेरे में डूबा हुआ। शोम्बू आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि ठीक उसी समय दरवाजा खुल गया। तुम लोग आ ही गए, आओ अंदर आओ। तीनों ही काफी हैरान हुए। दादा पहले से जान रहे थे कि वो लोग अभी पहुंचने वाले हैं। शोम्बू दादा को देखते ही कुछ और सोच ही नहीं पाया। पांव छूकर प्रणाम किया और गले से लगा लिया। और तभी शोम्बू का शरीर जैसे सिहर उठा। ये क्या, दादा का शरीर बहुत ही ठंडा है। राजेश और बिजेन भी प्रणाम करते हुए वही चीज महसूस करते। आओ अंदर आओ, बैठो यहां। दादा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका चेहरा कैसा हो गया है? कितनी बार कहा था मेरे साथ इच्छापुर में चलो, देखना कितना अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, आप यहीं लेना चाहते थे। नहीं रे, अब किसी और जगह जाने का समय आ गया है। तेरे इंतजार में ही था। क्या मतलब? बताऊंगा, सब बताऊंगा। अच्छा, बाकी बात बाद में होगी। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, रसगुल्ला, धोती, पंजाबी। दादा कुछ समय तक बस उन चीजों को देखते रहते हैं। उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या दादा, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो मैं हर बार देखता हूं, जब भी कुछ तुम्हारे लिए लाता हूं तुम रो देते हो। छोटा भाई लाए तो ऐसा ही होता है रे, लेकिन ये चीजें अब मेरी। क्या, चुप क्यों हो गए? ओह, कुछ नहीं। अच्छा दादा, इस गांव में क्या अब सब बहुत जल्दी सो जाते हैं? जब हम पिछली बार आए थे तब तो किसी को इतनी जल्दी सोते नहीं देखा था। हर घर में बातें, हंसी मजाक चलता रहता था। दादा सिर झुकाकर बोले, हाँ, सब सो ही गए हैं। राजेश ने यह भी गौर किया कि कुछ काली परछाइयां जैसे दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूं, फिर बातें करेंगे। दादा अंधेरे की ओर रसोई में चले गए। तीनों रसोई की हालत देखकर भी हैरान हो गए। जो दादा अकेले रहकर भी हमेशा घर को साफ सुथरा रखते थे, अब पूरे घर में धूल की मोटी परत जमी है। ये देखो, दादा रसगुल्ला तो साथ ले जाना ही भूल गए। मुझे दो, मैं रसोई में दे आता हूँ। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मैं भी चलता हूँ, चलो। राजेश और बिजेन जैसे ही रसोई में घुसते हैं, अंदर का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि चूल्हे के सामने एक कंकाल बैठा है। वो पत्थर जैसे जमकर खड़े हो जाते हैं, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। राजेश और बिजेन नहीं लौटते देख शोम्बू भी रसोई में आता है और वो भयावह दृश्य देखकर सिहर उठता है। वो कौन है? ये कहकर वो जोर से चिल्ला उठता है और एक पल की देर किए बिना तीनों घर से दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ भागते हैं। वो मेरे दादा नहीं हो सकते, नहीं, किसी हालत में नहीं। उनके साथ साथ चल रही थी कुछ काली परछाइयां। तो तुम लोग कौन हो? थोड़ा आगे बढ़ते ही तीनों देखते हैं कुछ कंकाल रास्ते पर खड़े हैं। एक
कंकाल आगे बढ़ता है, बिल्कुल शोम्वू के सामने। धीरे धीरे वो इंसानी शक्ल ले लेता है। दादा, तुम? हारे, मैं ही हूं। तभी तो कहा था अब इच्छापुर तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा। असल में इस गांव में अब कोई भी जिंदा नहीं है, यहां तक कि मैं भी नहीं। ये सुनते ही शोम्वू धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। दादा, तुम? मत रो भाई, डेंगू की महामारी में सब मर गए, लेकिन किसी का पिंडदान नहीं हुआ, इसलिए मुक्ति नहीं मिली। क्या तू वो काम करेगा? शोम्वू अब भी रो रहा है। राजेश और विजयन शोम्वू को संभालने की कोशिश करते हैं। भाई, हर किसी को मरना ही होता है। शायद मेरी उम्र इतनी ही थी। दादा, आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी? कैसी बुलाता तुझे इस मुसीबत में। कितनी बार पंचायत में खबर दी गई कि डेंगू मच्छर मारने की दवा दी जाए, लेकिन जब दवा पहुंची तब तक गांव के ज्यादातर लोग मर चुके थे और जो बचे थे वो गांव छोड़कर चले गए। इसीलिए जब सब खत्म हो गया तब तुझे बताया। दादा आकर शोम्वू के सर पर हाथ रख। शंभू, तुझे एक और काम करना होगा। तेरे सिवा मेरा और कोई भी अपना नहीं है, इसलिए मेरे घर और जमीन को बेच दे और उस पैसे को इच्छापुर के विकास में लगा देना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। करूंगा दादा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। चल रे, कितने सालों बाद तेरी बौधी से मिलना होगा। कितने दिन से वो अकेली है, अब हम मिलेंगे। इसके बाद दादा की शक्ल धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। अगले दिन शोम्बू दादा की आंखों में आंसू लिए उनका पिंड दान करता है और जमीन बेचने के बाद मिले पैसे से इच्छापुर में एक महिला विद्यालय की स्थापना होती।